नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज कक्षा 11वीं के हिंदी युवक भारती में शामिल किए गए विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत मौसम नुक्कड़ नाटक का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं अरविंद गौड़ जी। बेशक आज की जो वर्तमान समस्याएं हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको उजागर करते हुए लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास इसमें किया गया है। जैसे पानी की समस्या है, प्रकृति से छेड़छाड़ की समस्या है, ऋतु चक्र के अनियमितता की समस्या है, जल प्रदूषण की ज्वलंत समस्या है। प्रस्तुत नाटक में इन समस्याओं के माध्यम से लेखिका ने हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए हम दूसरा भाग इस नुक्कड़ नाटक का स्पष्टीकरण के साथ पढ़ने जा रहे हैं। सूत्रधार के रूप में प्रकृति में होने वाले बदलाव के दुष्परिणाम लेखक ने इसमें चित्रित किया है। तो देखिए, मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती। प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को ही उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वसंत में बारिश हो जाती है, गर्मी में ओले पड़ने लगते हैं। ओले का अर्थ है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े वर्षा के रूप में होते हैं। गर्मी में ओले पड़ जाते हैं। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है। विद्यार्थी मित्रों, दोहन का अर्थ है कि जो प्रकृति में वन संपदा है, जो खनिज हैं, उनका अनियंत्रित रूप में, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, ऐसा उपयोग हमने करना शुरू किया है, उसे दोहन कहा गया है। प्रकृति के वन संपदा को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, खनिज संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, अनियंत्रित रूप से उसका प्रयोग किया है, जिसकी वजह से यह कहा जा सकता है कि हमने प्रकृति को पूरी तरह से लूट लिया है। अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के नाम पर विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा क्या है,
इसी अवधारणा के चलते ऐसी चीजें करते हैं जिसका असर, जिसका दुष्परिणाम हाशिए पर खड़े आदमी पर होता है। विद्यार्थी मित्रों, हाशिए का अर्थ है जो सीमा रेखा पर खड़ा हुआ है, दारिद्र्य रेखा पर खड़ा हुआ है, जो मेहनत मजदूरी करके जीवन जीता है, ऐसे लोगों पर इसका सीधा असर हो जाता है। इसलिए इसमें लेखक के द्वारा गीत दिया गया है, बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने कर दिया गंदा। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को भी हमने कर दिया गंदा। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। इस गीत के द्वारा लेखक हमारे ही समस्या के बीज हम में ही होते हैं, यह समझाने का प्रयास किया है। हमारी समस्याओं का बीज, हमारी समस्याओं की शुरुआत हमारे द्वारा ही होती है, यह लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। यहाँ पर दृश्य के रूप में 1, 2, 3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। एक दोस्त से कहता है, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे यार, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? एक से कहता है, क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं फायदा हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता है कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। तो तीसरा कहता है, सुन, अगर पानी नहीं है तो ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता? ट्यूबवेल का अर्थ है विद्यार्थी मित्रों बोर, अंग्रेजी का शब्द है बोर, ट्यूबवेल। तो ऐसा बोर क्यों नहीं ले लेता? नलकूप क्यों नहीं ले लेता? तो दूसरा कहता है, ट्यूबवेल लगा लूं तो, लेकिन बिजली आए कहां से? पानी का स्तर भी तो कितना नीचा चले गया है। तो अब तू क्या करेगा? तेरे हाथ में यह छाले कैसे पड़ गए हैं? अब तो तू क्या करेगा? तेरे हाथ में तो छाले पड़ गए हैं। दो ने उत्तर दिया, मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूंगा। अपनी फसल में प्रयत्न करने में क्या हर्ज है? अधिक फसल लेने के लिए उसने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया, पर अधिक फसल आना तो दूर, पर उसके हाथ पूरी तरह से छालों से भर गए, जिसकी वजह से तीसरा व्यक्ति उसे समझाते हुए कहता है, अरे यार पागल मत बन, तू भूल गया कमलेश को? यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालत भी उसकी ठीक नहीं थी, खराब थी। उसने कर्जा ले लिया, वक्त पर वह कर्जा चुकता नहीं कर पाया, आखिर तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। जरा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो
तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो फिर 2 उत्तर देता है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इसलिए वह गीत गाने लगता है, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, गीत गाने से पानी तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसका उल्लेख ऊपर के गीत में मैंने आपको समझा दिया है। अब दृश्य 7 के रूप में आता है। यहाँ पर पति पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। वहाँ पर भी उनके घर की समस्याओं को लेकर वे चिंतित हैं। तो पति पत्नी से कहता है, आज भी एक भी मछली नहीं मिल पाई, एक भी मछली नहीं फंसी। पत्नी ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा भी नहीं है, आज भी क्या बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर ही सुलाना पड़ेगा। पति ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं। वह भी अपनी मजबूरी प्रकट करता है। जब से नदी के किनारे प्लांट लगा है, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्लांट का अर्थ है कारखाना। अब वह कारखाना लगा हुआ है। अब इस कारखाने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, यह भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। पर अब सुनिए, जब से नदी के किनारे वह प्लांट लगा है, वह प्लांट सारा जहरीला रसायन या केमिकल पानी में बहा देता है, जिसकी वजह से पानी की सारी मछलियां मर गई हैं। पत्नी ने पति को समझाते हुए कहा, तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं जाते, इस पार तो प्लांट लगा हुआ है, उसके रसायन से मछलियां मर गई हैं, तो आप दूसरी ओर मछलियां पकड़ने के लिए क्यों नहीं जाते। तो पति वहाँ पर उत्तर देता है, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी उद्योगों की वजह से मछलियां खत्म हो गई हैं। अगर किसी ने वहाँ पर पकड़ लिया तो वह अलग सी बात है, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। इसलिए वह अपने भाई से कहता है, अरे भाई साहब, हम दोनों आपके गांव एक साथ चलते हैं, हम जंगल में जाकर काम करेंगे, जंगल में जाकर काम करेंगे। ऐसा जब भाई ने कहा, पति ने कहा, तो उसका भाई उसे उत्तर देता है, कौन से जंगल, कैसे जंगल, कौन से जंगल, कैसे जंगल, हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए हैं। देखिए, हमने पहले से ही विकास करना शुरू किया है। इस विकास के नाम पर वन सारे जंगल सारे काट दिए हैं, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। जिन पेड़ों के सहारे हम जीवित रहते थे, वे पेड़ ही नहीं हमारे जीवन जीने का सहारा था। यहाँ तक कि जानवर भी इन्हीं जंगलों पर अवलंबित थे। तो हम खाने के लिए, कपड़ों के लिए, दूध के लिए इसी जंगल पर निर्भर रहते थे। वे जानवर भी अब नहीं रहे, हमारे खेत जला दिए गए, नदियाँ गंदी कर दी गई। कैसा अप्रोक्ष चित्रण लेखक ने किया है, देखिए, हमने खेत को स्वयं जलाया है। अधिक फसल के लोभ में हमने तरह तरह के रासायनिक
पदार्थों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से फसल का उत्पादन तो नहीं हो पाया, लेकिन फसल के साथ साथ जमीन भी बंजर बनती गई। इतना ही नहीं, जिस नदी के पानी पर हम अवलंबित रहते थे, उस नदी के पानी को भी आज प्लांट की वजह से, उद्योग धंधों की वजह से गंदा कर दिया गया है, प्रदूषित कर दिया गया है। इसलिए नदी का पानी भी सूखने लगा है। अब वहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला वह धुआं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री के कारखानों से निकलने वाला वह धुआं, जिससे पूरे परिसर को प्रदूषित कर दिया है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस प्रकार से लेखक ने जल प्रदूषण की ओर, ध्वनि प्रदूषण की ओर, हवा प्रदूषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब विद्यार्थी मित्रों, इस एकांकी का 8वां दृश्य आपको यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें मजदूर और डॉक्टर का संवाद, वार्तालाप आपको सुनने के लिए मिलता है। एक मजदूर जो अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहब, कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर ने मजदूर से पूछा, आप काम कहाँ करते हैं? आप काम कहाँ करते हैं? मजदूर बताता है, यहीं पास में जो नई फैक्ट्री बन रही है, मैं उसी में मजदूर का काम करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, आपको धूप और धूल की एलर्जी हो गई है। आपको धूप और मिट्टी की, धूल की एलर्जी हो गया है। विद्यार्थी मित्रों, जिसका जीवन जन्मतः मजदूरी में चला गया है, आज उस मजदूर को डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि आपको धूप और धूल की एलर्जी हो गई है। तो डॉक्टर आगे कहते हैं, आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा नहीं लगाते? आप धूप में बाहर जाते समय चश्मा नहीं लगाते? मजदूर कहता है, मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊं? डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर उसे खरीदने के लिए कहता है। ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाहा के मोटे कमीज और चश्मा पहनकर ही घर से बाहर निकलना। विद्यार्थी मित्रों, मजदूर जो कि दिन भर कड़ी मेहनत करता है, इस मेहनत के बाद उसे जो मजदूरी मिलती है, उसी मजदूरी पर वह अपने परिवार का परवरिश करता है। यहाँ पर उसे अच्छे कपड़े भी वह अपने आप के लिए खरीद नहीं पाता, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसे नए कपड़े खरीदने का, चश्मा खरीदने का और यह दवा खरीदने का। तो मजदूर कहता है, डॉक्टर साहब, मैं मजदूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा और यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर ने कहा, देखिए, अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। डॉक्टर ने फिर एक धोखा उन्हें अगला बता दिया कि अगर आप मोटी कमीज नहीं पहनेंगे, कपड़े ठीक ठाक से नहीं पहनेंगे, तो आपको स्किन का कैंसर भी हो सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह स्किन कैंसर होने से पहले यह क्यों होता है, यह भी मैंने इससे पहले के किसी पाठ में बताया था कि जो हमारा ओजोन वायु है, उसका जो विघटन हो रहा है, इस विघटन के अनेक कारण मैंने आपको बताए थे कि अगर हम ओजोन को बचाकर नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर सूरज की ओर से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं, उन किरणों को, वे किरणें सीधा धरती पर आएंगे, जिसकी वजह से धरती बंजर बन जाएगी और उन्हीं किरणों की वजह से हमें
कैंसर हो सकता है। इसलिए हमें शरीर ढकने योग्य कम से कम कपड़े पहनना चाहिए। तो 9वां दृश्य है जहाँ पर 3 आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। उसमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, अरे अरे सब भाग कहाँ रहे हैं, क्यों, क्या हो गया है? तो दूसरा बताता है, ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है और जिसकी वजह से नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। विद्यार्थी मित्रों, बादल फटना का अर्थ है बहुत तीव्र गति से बहुत बारिश होना, एक साथ लगातार बहुत जोर की बारिश होना, उसे बादल फटना कहा जाता है। अरे अरे सब भाग कहाँ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? तो उत्तर मिलता है, ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है। यह जो दूसरा आदमी है वह भी भागते भागते आकर इस प्रकार से सूचना दे रहा है। क्या दे रहा है? कि ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहाता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ भागे हैं, यहाँ तक आए हैं, तुम भी आगे मत जाना। हम जैसे तैसे भागकर यहाँ खड़े हैं सुरक्षितता के रूप में, तुम भी, हे मेरे भाई, तुम भी आगे मत जाना। तो उसी समय एक महिला वहाँ पर चिल्लाते हुए, आवाज़ करते हुए अपनी घर की ओर भाग रही थी। तो वह बताती है, मेरा घर वहाँ पर है, मुझे अपने घर जाना है। वह घर की ओर भाग रही है, मेरा घर वहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो आदमी, तीसरा आदमी उससे कहता है, क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहती है? खेत खलियान सब तो डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। खेत खलियान तो सब, खेत खलिहान का अर्थ है विद्यार्थी मित्रों, जब पकी हुई हम फसल काटते हैं और काट कर जहाँ पर रखते हैं, जहाँ से वह फसल बनाई, अनाज बनाया जाता है, तो उसे खलिहान कहा जाता है, जिसे मराठी में धान्य करण्याचं खळ कहते हैं। तो ऐसा खेत खलिहान जहाँ फसल काट कर रखी गई थी, वह सब तो पानी में डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। महिला कहते हैं, पर मेरा बच्चा उस घर में मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी 2 उसे समझाता है, आगे मत जाना। अरे कोई रोको, उसे रोकने का प्रयास करे, वो भागी जा रही है घर की ओर, क्योंकि उसका छोटा बच्चा उसके कमरे में है, उसके घर में है, घर की ओर वह भाग रही है। पर बीच में पानी का बहाव ज़्यादा आने की वजह से लोगों ने उसे रुकने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया, उसे समझाया कि वहाँ पर जो खेत खलियान था वह सब कुछ डूब चुका है, मतलब हमारे घर बर्बाद हो गए हैं, शायद उसका बच्चा भी उसमें बह कर चला गया होगा। अब तुम तो अपनी जान बचा कर यहाँ रुक सकती हो, इसलिए उसे रुकने के लिए कहा जा रहा है। तो वहीं पर रिपोर्टर आता है, खबर देने वाला खबरें आता है, वार्ताहर आता है। तो वह बताता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। उसी समय टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में बात खबर देने वाला वार्ताहर वहाँ पर आकर सब लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगा है कि आपने देखा नहीं, उत्तराखंड में बादल फटा हुआ था, वहाँ भी बाढ़ आई हुई थी, वहाँ सब कुछ भीषण तबाही मच गई थी। उसका वह दाखिला देकर इसी भी बाढ़ का
इसी भी बाढ़ की भयंकरता को स्पष्ट करना चाहता है। तो महिला, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहकर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। विद्यार्थी मित्रों, इसी नुक्कड़ नाटक का आखिरी एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर पूरा करेंगे। सूत्रधार कहता है, मौसम के बदलने का लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। मौसम का बदलता चक्र, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी अकाल आता है, कभी बाढ़ आती है तो कभी सूखा। इतना ही नहीं, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर हम सब की ज़िंदगी पर पड़ता है। पिघलते ग्लेशियर का अर्थ है जहाँ पर बर्फ़ होते हैं, उन बर्फ़ जब गर्मी से पिघलने लगते हैं तो नदी का रूप धारण करके वे बहने लगते हैं और उस वक्त हम उसे ग्लेशियर कहते हैं, हिम नदी कहते हैं। ऐसे बर्फ़ पिघल कर नदी का रूप धारण करते हैं। इसके लिए सब हम ही जिम्मेदार हैं। कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन विकराल रूप धारण कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पूरे विश्व का तापमान बढ़ना, भूमंडलीय उष्मीकरण होना। तो इस भूमंडलीय उष्मीकरण के अनेक ऐसे कारण हैं, इन सब का असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। उसमें पहला कारण है पोल्यूशन का बढ़ना। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण का बढ़ना। जल, जमीन, जंगल लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। खेती की जमीन खत्म हो रही है। विद्यार्थी मित्रों, जो फसल हम उगाते हैं, जो खेती हम करते हैं, आज अधिक फसल के लोभ में हम तरह तरह के रासायनिक खतों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उस समय फसल तो आती है, लेकिन फसल उगाने वाली जो ज़मीन होती है वह धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, खत्म होते जा रही है। यह लेखक यहाँ पर समझाना चाहता है। उसके माध्यम से यह भी समझाना चाहता है, जिस फसल को उगाने के लिए हम अतिरिक्त रासायनिक खतों का प्रयोग करते हैं, उसका कुछ ना कुछ अंश अनाज में चला जाता है और वह अनाज जब हम खाते हैं तो जिसकी वजह से आज हम लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार लेखक ने हमें ही माना है। हम पर्यावरण को एक तरफ से बर्बाद कर रहे हैं और उसका नतीजा मौसम का अपना असर दिखाना शुरू हो जाता है। असर माने परिणाम। उधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं, उसमें भी हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी और प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहा है। दोहन करना का अर्थ है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो वन संपदा है, जो खनिज पदार्थ हैं, ऐसे वन संपदा का अनियंत्रित रूप से प्रयोग करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, जिसकी वजह से पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है। मरता कौन है इसमें? अमीर लोग नहीं मरते, ताकतवर लोग भी नहीं मरते, या प्रकृति का संसाधन का प्रयोग करने वाले जो भांडवलदार लोग हैं वे भी नहीं मरते। इसमें मरता है सिर्फ किसान, गरीब, आदिवासी लोग, जिनके पास जीवन जीने के लिए साधन नहीं है। ऐसे साधन विहीन लोग ही सबसे पहले मरते हैं। कभी भूख से मरते हैं तो कभी बाढ़ से मर जाते हैं, तो कभी कर्ज में डूबकर। क्या कहा गया देखिए, कभी भूख से मरते हैं,
कभी बाढ़ से मरते हैं तो कभी कर्ज में डूब कर मरते हैं। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने के, पर्यावरण को बर्बाद करने के अनेक कारण हो सकते हैं। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों के पानी को प्रदूषित कर रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, ओजोन परत पर भी इसका असर हो रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा तादाद में बढ़ने की वजह से नतीजा जहरीले गैस हमारी सेहत को बर्बाद कर रही है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत पाठ में 9 दृश्य दिए गए थे। उन 9 दृश्यों को हमने देख लिया है। शायद आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर कोई कठिनाई हो तो दोबारा इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और ताकि आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।